हेलो लर्नर्स, दिस साइड हिरेन सिंह कुशवाहा। आज मैं आपके सामने प्रोनाउन टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं। ओके, ये आपके प्रोनाउन का पार्ट फर्स्ट रहेगा। इस टॉपिक को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और दोनों पार्ट को अच्छे से आप लोग समझना। तो चलिए फिर शुरू करता हूं। प्रोनाउन पार्ट फर्स्ट। देखिए, जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सीधे मुद्दे की बात करूंगा, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। ठीक है, लेकिन टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन दे देता हूं कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोनाउंस? तो देखिए जरा, बड़ी सिंपल सी बात है। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रोनाउंस। प्रो का मतलब होता है दोस्तों इन दी रिप्लेसमेंट ऑफ, के स्थान पर, किसी के स्थान पर। और ये नाउन लिखा है, यानी नाउन्स के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे राम का प्रोनाउन ही होगा, सीता का प्रोनाउन शी होगा, बुक हो कोई, उसका प्रोनाउन इट होगा, कई सारे लोग हैं या मेरे दोस्त हैं, उनका प्रोनाउन दे होगा, इसी प्लूरल का प्रोनाउन वी होगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू होगा। ठीक है, ये हमारे सबके सब प्रोनाउन है। आई भी प्रोनाउन में आता है। तो ये सबके सब प्रोनाउन है, लेकिन केवल यही प्रोनाउन है ऐसा नहीं मैंने बोला आपको। ठीक है, ये सब तो सब पर्सनल प्रोनाउन के टाइप होते हैं। प्रोनाउन बहुत सारे हो सकते हैं। सम हमारा प्रोनाउन हो सकता है, सम बड़ी हमारा प्रोनाउन हो सकता है जिसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। समथिंग हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन हो सकता है। WH फैमिली जैसे हु, व्हेन, वेयर, विच, व्हाट, ये हमारे प्रोनाउन हो सकते हैं। हमारे प्रोनाउन मैनी हो सकते हैं, ऑल हो सकता है, बोलते हैं ना ऑल इज वेल, ऐसा करके। तो ये सब के सब हमारे प्रोनाउंस होते हैं। तो केवल प्रोनाउन ही, शी, इट, दे, वी, यू, आई हो ऐसा नहीं है। इसके लिए मैं आपको प्रोनाउन डिटेल में पढ़ाऊंगा कि प्रोनाउन की कितने कितने टाइप्स हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, अब इसको मैं रफ कर देता हूं। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं कि प्रोनाउंस के अंदर क्या क्या फंक्शन रहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। प्रोनाउंस के अंदर फंक्शन क्या है? चलिए सर, हमने ये तो समझ लिया कि प्रोनाउन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। प्रोनाउन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, ये तो हम समझ गए। नाउन के बदले जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं। पर इसके बारे में और भी कुछ हमें समझना है। देखिए, प्रोनाउन इंग्लिश में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पूरी इंग्लिश में, मैं पूरी इंग्लिश की बात करूंगा, पूरी इंग्लिश में जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं वो प्रोनाउंस बन सकते हैं और नाउन भी बन सकते हैं। पर फिलहाल बात प्रोनाउन की हो रही है। तो प्रोनाउन वो होता है जो सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बन जाए या तो ऑब्जेक्ट बन जाए। ठीक है। तीसरा, प्रोनाउन जो होता है वो सर सेंटेंस में प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। क्या बन सकता है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब सवाल है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या है? जैसे ये देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहां पर, आई कॉल्ड हिम। एक सेंटेंस आई कॉल्ड हिम, दूसरा सेंटेंस आई लाफ्ड एट हिम। अब ये तो आपको पहले मैं बेसिक फंडामेंटल में पढ़ा ही चुका हूं कि हिम जो होता है वो प्रोनाउन होता है और ऑब्जेक्टिव केस का होता है। तो हिम जो हो गया वो हमारा प्रोनाउन हो गया ऑब्जेक्टिव केस का। तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस का। और प्रीपोजिशन के बारे में मैंने ये पढ़ाया हुआ है कि प्रीपोजिशन के बाद में नाउन या प्रोनाउन मिलते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव केस के। तो ये प्रोनाउन मिल रहा है हिम हमें, और ये भी ऑब्जेक्टिव केस में मिल रहा है। अब हिम भी ऑब्जेक्ट और ये वाला हिम भी ऑब्जेक्ट। पहला वाला ए वाला भी हिम ऑब्जेक्ट है और बी वाला भी हिम ऑब्जेक्ट है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि ये कॉल्ड से पूछे गए हुम का आंसर है। अच्छा, मेन वर्ब से जब भी हम हुम या व्हाट का रिस्पॉन्स पा लेते हैं तब मेन ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो ये सेंटेंस का दोस्तों मेन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और चूंकि ये ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बाद आए उन्हें प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और जो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट हुम या व्हाट का आंसर हो उन्हें मेन ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो मैंने यही तो लिखा है कि प्रोनाउंस जो होते हैं प्रोनाउंस जो होते हैं वो सेंटेंस में या तो मेन ऑब्जेक्ट बन सकते हैं या तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। ऐसा मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया। अब इसको जो है मैं रफ कर देता हूं।
अच्छा, इसके अलावा प्रोनाउन पे और कौन से फंक्शन है? चौथा फंक्शन, प्रोनाउन जो होते हैं सर वो सिंगुलर की तरह भी यूज हो सकते हैं और प्लूरल की तरह भी यूज हो सकते हैं। हमें पता है जैसे ही सिंगुलर प्रोनाउन है, जैसे दे प्लूरल प्रोनाउन है, जैसे आई सिंगुलर है लेकिन कुछ फंक्शन ये प्रॉपर्टी प्लूरल के अप्लाई करता है। जैसे आई के साथ हैज नहीं आता, हैव आता है। आई के साथ डज नहीं आता, डू आता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा यू है। अगर मैं किसी एक व्यक्ति की बात करूं तो यू हमारा सिंगुलर हो जाता है लेकिन प्लूरल के साथ एक्सेप्टेबल होता है। वो उसके साथ जो वर्ब्स आती है वो प्लूरल आती है। यू के साथ आर आएगा, इज नहीं आएगा। यू के साथ हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। यू के साथ डू आएगा, डज नहीं आएगा। ठीक है, ये यू और आई जो होते हैं वो इंग्लिश में एक्सेप्शनल होते हैं। चलिए, फिलहाल मैं बात कर रहा हूं आपसे प्रोनाउन के फंक्शन की, तो इसको जो है मैं रफ कर देता हूं। प्रोनाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह कंसीडर किए जा सकते हैं। अच्छा, ये हो गया तीसरी चीज। प्रोनाउन जो होते हैं वो सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट भी बन सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है सब्जेक्ट के बारे में बतलाना। जैसे कि मैंने बोला ही इज नोबडी, वो कोई भी नहीं है, या ही इज समबडी। अच्छा, यहां देखिए इज अगर आपको पता हो मेन वर्ब होती है जिसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब का काम होता है सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट देना। अब ये जो ही है और जो नोबडी है वो कहीं ना कहीं एक ही है। नोबडी शब्द ही को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, तो ये जो नोबडी हो गया वो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। अब जैसे यहां देखना, आई कॉल्ड नोबडी, मैंने किसी को नहीं बुलाया। अब ये जो नोबडी है ना, ये मेन वर्ब से पूछे गए हुम का आंसर है। आई कॉल्ड हुम, मैंने किसको बुलाया? किसी को नहीं बुलाया। तो ये मेन ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का। आई कॉल्ड हुम नोबडी, तो नोबडी आपका सेंटेंस का मेन ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, ही इज नोबडी, अब ये ही और नोबडी एक ही है। कॉम्प्लीमेंट को, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने का जिसका काम होता है उसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। तो ये जो नोबडी है ये हमारा दोस्तों कॉम्प्लीमेंट है, मेन ऑब्जेक्ट नहीं है। तो मैंने यही बोला है कि प्रोनाउन जो होते हैं इसमें ये प्रोनाउन मेन ऑब्जेक्ट बन रहा है और इसमें सेकंड वाले में ये प्रोनाउन जो है वो कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये 5 बातें आप लोग ध्यान रखना हमेशा प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउन रिप्लेसमेंट होता है नाउन का, प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, प्रोनाउन सिंगुलर और प्लूरल होते हैं और प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं जो लिंकिंग वर्ब के बाद में यूज किए जाते हैं। अब अगर आपको ये बातें समझ में आ गई हो तो अब बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस की। सबसे पहली बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की। सर पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? देखिए, पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो पर्सन की बात करें। पर्सन यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, इसके लिए आगे वाली स्लाइड में जाता हूं। जैसे दोस्तों आई होता है, वी होता है, यू होता है, ही होता है, शी होता है, इट होता है और दे होता है। ये सब के सब प्रोनाउन है, सर्वनाम है। ठीक बात, जिसमें आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यू हमारे सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और ही से लेकर दे तक हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन दोस्तों होता है स्पीकर, जो कहे बात, है ना। इसको मैं यहां से थोड़ा सा हटा देता हूं। हाँ, तो फर्स्ट पर्सन होता है दोस्तों स्पीकर, सेकंड पर्सन होता है दोस्तों लिसनर, जो बात सुने, और तीसरा पर्सन होता है दोस्तों टॉक अबाउट, जिसके बारे में बात चल रही हो। ठीक है, चलो। अच्छा, ये जो आप आई से लेकर दे तक देख रहे हैं सबके सब हमारे सब्जेक्टिव केस के हैं, तो मैंने यहां लिख देता हूं ऊपर सब्जेक्टिव। ये सबके सब सब्जेक्टिव केस के हैं। अगर मैं इनके ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो आई का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा मी, वी का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा अस, यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहते हैं, ही का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हिम, शी का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हर, इट का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा इट और दे का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा दैट। ठीक है, अब मैं इनके पजेसिव की बात करूं तो पजेसिव में 2 चीजें डिवाइड हो जाती हैं। एक को पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, एक को पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। मी का पजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, पजेसिव प्रोनाउन माइन होता है। अस का पजेसिव एडजेक्टिव अवर होता है, पजेसिव प्रोनाउन अवर्स रहता है। यू का पजेसिव एडजेक्टिव योर रहता है, पजेसिव प्रोनाउन योर्स रहता है। हिम का हिज पजेसिव एडजेक्टिव रहता है लेकिन पजेसिव प्रोनाउन कुछ होता ही नहीं है।
हर का पजेसिव एडजेक्टिव हर होता है, पजेसिव प्रोनाउन हर्स होता है। इट का पजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता ही नहीं है। और दे का पजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है और पजेसिव प्रोनाउन देयर्स होता है। ठीक है, अब अगर मैं आपको ये पूरा जो चार्ट है इसमें आपसे पर्सन और केस दो सवाल पूछूं, मैं आपसे पूछूं बताइए आवर किस पर्सन का है। पर्सन, जब पर्सन पूछा करो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आंसर दिया करें। आवर किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन। देखिए, नहीं तो देख लीजिए, जब वी फर्स्ट पर्सन का है तो अस भी फर्स्ट पर्सन का होगा, आवर भी फर्स्ट पर्सन का होगा, आर्स भी फर्स्ट पर्सन का होगा। पर अगर आपको आवर का केस पूछता हूं, केस हमारे तीन होते हैं, फिलहाल मैंने यहां तीन लिखे हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। तो आवर किस केस का है, पजेसिव केस का, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव का मेरा मतलब है इससे कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन आती है और पजेसिव प्रोनाउन के बाद में नाउन नहीं आती है। ठीक है, एक एग्जांपल और बताइए, हिम किस पर्सन का और केस का है। हिम किस पर्सन का है दोस्तों, थर्ड पर्सन का, और किस केस का है, ऊपर देखिए ऑब्जेक्टिव केस का। एक एग्जांपल और बताइए, दे किस पर्सन का है, सर थर्ड पर्सन का, किस केस का है, सब्जेक्टिव केस का। बताइए, इट्स किस पर्सन का है, थर्ड पर्सन का, किस केस का है, पजेसिव केस का। बताइए, मी किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का, किस केस का है, ऑब्जेक्टिव केस का। तो ये जो क्वेश्चन है केस और पर्सन, केस और पर्सन, ये नरेशन में, वॉइस में बहुत काम आते हैं और प्रोनाउन में भी बहुत काम आते हैं। जैसे कि एक स्लाइड जरा मैं आपको बता देता हूं। हाँ देखिए, अब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को जरा देख लेते हैं, सब्जेक्टिव केस वर्सेस ऑब्जेक्टिव केस। पहला, प्रीपोजिशन के बाद में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीपोजिशन के बाद में हमें मालूम है नाउन और प्रोनाउन आता है। जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा, मान लो अगर प्रोनाउन आ रहा है तो वो किस केस का आएगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव केस का। जैसे एट ही बोलूंगा या एट हिम बोलूंगा, कौन सा सही होगा, एट हिम, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। दूसरा, लेट के बाद हमेशा दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आते हैं। अगर प्रोनाउन आएंगे लेट के बाद तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएंगे। जैसे लेट ही बोला जाएगा या लेट हिम बोला जाएगा, लेट हिम बोला जाएगा, क्योंकि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस क्या आते हैं। लेट ही, लेट वी, लेट शी नहीं बोलेंगे, लेट अस, लेट हर, लेट देम, ये बोला जाएगा। तीसरा, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला बिटवीन, जैसे मैंने एंड बोला, यहां पे मान लीजिए एंड बोला। अब मैं पूछना चाहता हूं एंड के साथ क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, वो डिपेंड करता है। अगर एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं तो सब्जेक्टिव केस, और अगर ऑब्जेक्ट जुड़ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव केस। जरा ये देखिए, मैंने बोला ब्लैंक ब्लैंक आर गोइंग। अब हमें मालूम है ये दोनों ब्लैंक यहां सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, तो दोनों ही केस सब्जेक्टिव केस के आएंगे। तो यहां ही आएगा या हिम, ही आएगा, यहां शी आएगा या हर आएगा। सॉरी 1 मिनट, इसको मैं रफ कर देता हूं। जब दोनों ही सब्जेक्टिव केस के आएंगे तो ही एंड शी आर गोइंग। अच्छा, फिर मैंने चौथा सेंटेंस लिखा, थर्ड का ही पार्ट लिख दिया, आई मेट ब्लैंक एंड ब्लैंक। अब इसमें सब्जेक्ट तो पहले ही मिल गया आई, अब यानी कि ये दोनों ब्लैंक में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। तो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, तो यहां ही नहीं आएगा, हिम आएगा, यहां शी नहीं आएगा, हर आएगा। ठीक बात, चलो एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। चौथा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, पेज 4। कंपैरिजन अगर दो सब्जेक्ट के बीच में हो रहा हो ना, कंपैरिजन अगर मान लीजिए दो सब्जेक्ट के बीच में हो रहा हो ना, तो सब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। और अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो ना, तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। यह भी मैं पर्सनल प्रोनाउन ही पढ़ा रहा हूं। जैसे मान लो ही runs faster than blank, क्या यूज होगा यहां पे, दे या them, वो उनसे ज्यादा तेज दौड़ता है। अब यहां कंपैरिजन, ये भी सब्जेक्ट है और कोई बीच में ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी दो सब्जेक्ट के बीच में तुलना हो रही है। जब दो सब्जेक्ट के बीच में तुलना हो रही है तो सब्जेक्टिव केस आएगा। तो ही रन्स फास्टर देन दे, देम नहीं आएगा, याद रखना। फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा, he
loves his car then blank। अब ऑप्शन दे रहा हूं she और her। यहां सब्जेक्ट के बीच में तुलना हो रही है या ऑब्जेक्ट के बीच में? यहां तुलना हो रही है बेसिकली सब्जेक्ट के बीच में ही। यहां बोल रहा है कि ये जो लड़का है ही, वो अपनी कार को ज्यादा पसंद करता है इस लड़की के कंपैरिजन में। यानी दो इंसान है, एक ही है एक शी है, और कार की बात चल रही है। ये लड़का कार को ज्यादा पसंद करता है इससे, यानी सब्जेक्ट के बीच में तुलना हो रही है, सब्जेक्ट के बीच में तुलना हो रही है, तो फिर यहां पर सब्जेक्टिव केस लगाओ। अच्छा, फिर मैंने एक सेंटेंस और लिखा, ही लव्स रिया मोर देन शी एंड हर। अब क्या होगा? अब सर यहां पर बात हो रही है दो ऑब्जेक्ट के बीच में। वो लड़का जो है वो रिया से ज्यादा मोहब्बत करता है इस लड़की के कंपैरिजन में। ये एक रिया एक लड़की हो गई और शी कोई दूसरी लड़की हुई होगी। ये तो दो ऑब्जेक्ट है, अगर दो ऑब्जेक्ट है तो यहां ऑब्जेक्टिव केस लगाओ, तो यहां हर यूज करेंगे। ठीक है, चलो ये तो बात रही हमारी सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन की। अब बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की। सर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? तो इसके लिए मैं आपको सीधा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे आऊंगा, ताकि सीधे ये देखिए जरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं। सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये होते हैं, इट इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, ये हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द सेम पर्सन और अ थिंग, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर द ऑब्जेक्ट्स। ये याद रहे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पहले बनते कैसे हैं? ये या तो सेल्फ लगकर बनते हैं या तो सेल्फ्स लगकर बनते हैं। ठीक है, जैसे ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ्स, वी का अवर सेल्फ्स, यू का योर सेल्फ और योर सेल्फ्स। ये सेल्फ और सेल्फ लगकर बनते हैं। मैं आपको बता दूं रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, कोई चीज गई और टकराकर वापस आ गई, यानी किसी भी चीज का इंपैक्ट खुद पर ही पड़ जाए। जैसे मैंने बोला आई हेल्प्ड माई सेल्फ, मैं खुद की ही मदद करता हूं, यानी मदद करने वाला और मदद लेने वाला एक ही व्यक्ति है, तो रिफ्लेक्ट होके आ गया ना, तो ये रिफ्लेक्सिव केस होगा। और रिफ्लेक्सिव केस याद रखें हमेशा ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट नहीं बनते। आप रिफ्लेक्सिव केस को सब्जेक्ट की तरह यूज मत किया करो। क्या आप बोल सकते हो माई सेल्फ इज अरुण? अब स्पोकन इंग्लिश में तो हम बिंदास बोल सकते हैं माई सेल्फ इज अरुण, हेलो माई सेल्फ इज अरुण, लेकिन ये गलत है, क्योंकि यहां माई सेल्फ का यूज सब्जेक्ट की भांति हो रहा है, ये वर्ब है ना। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कभी भी सब्जेक्ट की तरह नहीं होता, ऑब्जेक्ट की तरह होता है। ध्यान से देखो, आई हेल्प्ड हुम, मैंने मदद की, किसकी की? माई सेल्फ, खुद की ही मदद की मैंने, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वो बेसिकली ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होते हैं। ठीक बात। जैसे यहां देखेंगे आई हर्ट मी, मैंने खुद को ही हर्ट कर दिया, तो ये रॉन्ग लिखा है, आई हर्ट माई सेल्फ। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को ही हर्ट कर दिया। हर्ट करने वाला और हर्ट होने वाला एक ही थे, तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हुआ करे ना, तब रिफ्लेक्सिव केस प्रोनाउंस बनते हैं, प्रोनाउंस होते हैं। ही हर्ट माई सेल्फ, अच्छा ये क्या बात है, ही हर्ट माई सेल्फ, क्या ये ही और माई सेल्फ एक ही है क्या? जी नहीं ना। तो अगर उसने मुझको हर्ट किया है तो या तो मैं यहां लिखूंगा मी, पर अगर उसने खुद को ही हर्ट कर दिया, यानी हर्ट करने वाला भी और हर्ट होने वाला भी वो खुद ही था, तो हिमसेल्फ यूज करो। तो या तो उसने अगर मुझे हर्ट किया है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, तो या तो यहां मी लिखो, पर अगर उसने खुद को ही हर्ट कर दिया तो हिमसेल्फ लिखो, माई सेल्फ नहीं आएगा। माई ब्रदर एंड माई सेल्फ स्टडी टूगेदर, मेरा भाई और मैं एक साथ पढ़ते हैं। अच्छा यहां पे ये वर्ब है, इसका मतलब ये दोनों सब्जेक्ट हुआ होंगे। अच्छा माई ब्रदर तो सब्जेक्ट बन सकता है, पर क्या माई सेल्फ सब्जेक्ट बन सकता है? अभी बात की नहीं बन सकता, इसको हटाइए, आई लिखिए। तो माई ब्रदर एंड आई स्टडी टूगेदर, माई सेल्फ नहीं आएगा, आई आएगा प्रोनाउन। अगला देखते हैं, दे हैव इन्वाइटेड यू एंड माई सेल्फ, उन्होंने तुम्हें और मुझे इन्वाइट किया। अच्छा क्या ये माई सेल्फ और ये दे एक ही होंगे क्या? क्या दोनों पर रिफ्लेक्ट पड़ रहा है क्या? नहीं सर, उसने एक यू तुमको इन्वाइट किया और मुझे इन्वाइट किया, तो माई सेल्फ हटाओ, मी लगाओ। माई सेल्फ इज अनिल, ये बात हो गई है, आई एम अनिल बोलेंगे। आई एम अनिल, माई सेल्फ इज अनिल बोलना एकदम गलत होता है। ठीक है, जैसे
प्रिपेयर यू फॉर द नेक्स्ट चैलेंज, खुद को प्रिपेयर करो अगले चैलेंज के लिए। तो जब मैं आपसे ये कह रहा हूं खुद को प्रिपेयर करो अगले चैलेंज के लिए, इसका मतलब प्रिपेयर करने वाले और प्रिपेयर होने वाले तुम खुद हो, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है तो रिफ्लेक्सिव केस यूज करो, यू का रिफ्लेक्सिव केस योरसेल्फ होगा। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट चैलेंज, ठीक है। प्रिपेयर हिम फॉर द नेक्स्ट चैलेंज, उसको प्रिपेयर करो अगले चैलेंज के लिए। तो जैसे मैं इस व्यक्ति से बोल रहा हूं कि भैया ये जो कोई भी हो राहुल है, उसको मैंने ही बोल दिया, हिम बोल दिया, कि सुनो उसको प्रिपेयर करो अगले चैलेंज के लिए। अब प्रिपेयर करने वाला और प्रिपेयर होने वाला एक ही है क्या? नहीं, हो सकता हो ये कोच है, मैं इससे बोल रहा हूं कोच सुनो उसको प्रिपेयर करो, तो प्रिपेयर करने वाला तो कोच है पर प्रिपेयर होने वाला राहुल है, तो ये तो दो अलग अलग हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, हिम ही यूज करो, ठीक है। नेवर ब्लेम माई सेल्फ फॉर योर ओन मिस्टेक्स, कभी भी माई सेल्फ मुझको ब्लेम मत करना तुम्हारी खुद की मिस्टेक्स के लिए। तो यहां तो यू और मी अलग अलग है, तो फिर माई सेल्फ हटाओ, मी लगाओ, ठीक है। अब देखो डोंट ब्लेम मी, क्या ये सही है? सर सही है। डोंट ब्लेम अस, हमको ब्लेम मत करो, ये सही है? सही है। डोंट ब्लेम हिम, उसको ब्लेम मत करो, सही है। डोंट ब्लेम यू, क्या ये सही है? डोंट ब्लेम यू। डोंट ब्लेम यू का मतलब क्या है? ब्लेम करने वाले और जिस पर ब्लेम हो रहा है वो एक ही है, अगर एक ही है ना तो योरसेल्फ लगाया करो, ठीक है। दे विल स्टॉप देमसेल्फ बिफोर दैट इंसिडेंट, वो खुद को रोक देंगे इस इंसिडेंट के पहले। जब वो रोकने वाले और रुकने वाले एक ही है ना, तो दे का रिफ्लेक्सिव केस देखो मैंने देमसेल्फ यूज कर लिया, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं इसके, और इस पर बेस्ड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये भी मैंने आपको यहां थोड़ा सा बतलाया। थोड़ा यहां भी देख लेना, डोंट यूज रिफ्लेक्सिव केस विद डूइंग एंड हैपनिंग वर्ब, ये कुछ डूइंग और हैपनिंग वर्ब दी हुई है, इनके साथ गलती से भी रिफ्लेक्सिव केसेस यूज ना कर लें, इन पर बेस्ड इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। द सन हैज हिडन, हिडन मतलब होता है छिपना, ये हैपनिंग वर्ब है, ये किसी को छुपा नहीं रहा है, ये खुद छिप रहा है, हैपनिंग वर्ब है। हैपनिंग वर्ब के बाद कोई रिफ्लेक्सिव केस यूज मत किया करो। द न्यूज वॉज स्प्रेड, ये आपकी डूइंग वर्ब है, क्योंकि न्यूज हैपनिंग वर्ब, क्योंकि वहां पे वो न्यूज स्प्रेड होगी, कोई रिफ्लेक्सिव केस यूज मत किया करो। चेंज करना यानी डूइंग वर्ब, ये हमारा डूअर है, रवि डूअर है, अगर सेंटेंस में डूअर है तो डूइंग वर्ब होगी ये। डूइंग वर्ब का रिफ्लेक्सिव केस, डूइंग वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव केस यूज नहीं होते। इन पर बेस इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आपका हो गया हमारा क्या, रिफ्लेक्सिव केस भी कंप्लीट हो गया। चलो 2 हो गए। तीसरे पे बढ़ते हैं, एम्फेटिक। अभी एम्फेटिक क्या होता है? देखो एम्फेटिक ये हो गया हमारा सेल्फ लगकर बनता है या सेल्फ से लगकर बनता है। एम्फेटिक का मतलब होता है दोस्तों जोर देना यानी कि किसी चीज पर इंपैक्ट ज्यादा डालना, जोर देना, ठीक है ना। अच्छा, ये होते हैं हमारे, अगर मैं इसकी बात करूं, उसके स्लाइड्स की बात करूं, तो देखो जरा ये देखें, इट इज यूज टू एम्फेसाइज, ये एम्फेसाइज करने के काम आते हैं, जोर डालने के काम आते हैं। जैसे यहां देखना, वी आवर सेल्फ सॉ हिम देयर, हमने खुद ही देखा। अब देखिए ये जो आवर सेल्फ है, मेरा सवाल है क्या ये रिफ्लेक्सिव है? सर अभी तो आपने ये बोला था, वी का रिफ्लेक्सिव केस आवर सेल्फ होगा। मैं अभी भी बोल रहा हूं वी का रिफ्लेक्सिव केस आवर सेल्फ होगा, पर क्या ये रिफ्लेक्सिव केस है? नहीं। क्यों नहीं है? ये इसीलिए नहीं है दोस्त, क्योंकि अगर ये रिफ्लेक्सिव केस होते ना तो ये ऑब्जेक्ट बनते। मैंने बोल दिया था रिफ्लेक्सिव केस प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पर क्या ये कहीं से भी ऑब्जेक्ट है क्या? यहां पर ये तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आ रहा है। तो जब सब्जेक्ट के जस्ट बाद में एम्फेटिक प्रोनाउंस का यूज होता है ना, तो उन सब्जेक्ट पर फोकस हो जाता है, उनको एक दम मिल जाती है। जैसे हमने खुद ने ही देखा था उस व्यक्ति को वहां पर, मतलब किसी और ने नहीं देखा था, हमारी खुद की आंखों द्वारा देखा गया था वो व्यक्ति। तो हमारा देखना ये फोकस हो गया और हम पर एक एम्फेसाइज हो गया है, जोर दे दिया गया है, ठीक है। वी सॉ अवर सेल्फ, हमने खुद को ही देखा। हो सकता है ऐसा कि हम खुद को ही देखें? हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है, अगर हम कांच में देख रहे हो। अब ये जो अवर सेल्फ है ना, इसको आप खुशी खुशी रिफ्लेक्सिव केस बोलो, इसको आप खुशी खुशी रिफ्लेक्सिव केस बोलो। क्यों बोलो? क्योंकि वी सॉ होम, हमने किसको देखा? खुद को ही देखा।
हम अगर शीशे के सामने खड़े होंगे तो देखने वाला और दिखने वाला एक ही होगा, नहीं तो देख लो, है ना। शीशे के सामने जाओ और वहां देखो कि देखने वाला और दिखने वाला एक ही है कि नहीं है। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हुआ करें तब रिफ्लेक्सिव केस आ जाते हैं। और याद रखो यहां ये रिफ्लेक्सिव केस ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, ऊपर वाला रिफ्लेक्सिव केस नहीं होगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा। अगला आ जाओ, वी सॉ अवर सेल्फ इन द मिरर। हाँ ये भी सही है ना, ये हमारा रिफ्लेक्सिव केस है। अच्छा, दे कट देम सेल्फ दैट ट्री, उन्होंने खुद को ही काट डाला। हो सकता है ऐसा हो सकता है कि वो लोग खुद को ही काट डाले? नहीं ना, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं होंगे। जब सेम नहीं होंगे तो क्यों यूज कर रहे हो, हटाओ से। दे कट दैट ट्री, उन्होंने उस ट्री को काट डाला, सही है। दे देमसेल्फ ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट, उन्होंने खुद को ही ब्लेम किया, मतलब वो खुद पर ही फोकस कर रहे हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना जवाब दे दो, ये जो देमसेल्फ है ये एम्फेटिक प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव है। अगर रिफ्लेक्सिव होता तो ऑब्जेक्ट बनता हुआ दिखता, whom और whom का आंसर होता, मेन वर्ब से पूछे गए whom का आंसर होता, कुछ तो है नहीं, कुछ नहीं है, तो फिर इसको एम्फेटिक प्रोनाउन बोलो, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, ठीक है। यू शुड योरसेल्फ ट्रस्ट फर्स्ट, तुम्हें खुद को ही पहले ट्रस्ट करना चाहिए। अच्छा, यू शुड योरसेल्फ, इसमें यहां देखो ये योरसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक है? दोनों दिखेंगे एक जैसे। अगर मान लो ये रिफ्लेक्सिव होता भी ना तो ये ऑब्जेक्ट बनता, पर क्या ये ऑब्जेक्ट है? नहीं सर, ऑब्जेक्ट होता तो वो मेन वर्ब के बाद में आता, ये तो मेन वर्ब के पहले आ रहा है। तो अगर इसको आप रिफ्लेक्सिव केस बनाना चाहते हैं तो इसको यहां से हटाओ और मेन वर्ब के बाद लिखो यू शुड ट्रस्ट योरसेल्फ फर्स्ट। तुम्हें खुद पर विश्वास सबसे पहले करना चाहिए, मतलब विश्वास करने वाला और जिस पर विश्वास हो रहा है वो एक ही पर्सन होना चाहिए। यानी जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो जाए तब रिफ्लेक्सिव केस यूज हो जाता है, ठीक है। और ये बाकी के एग्जाम्पल इसी के हैं। चलो, तो इस केस इसमें हमारे आपके ये वाला भी हो गया, यानी ये टाइप भी हमारा कंप्लीट हुआ। 3 टाइप हो गए हमारे, पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक। अब बढ़ते हैं दोस्तों रेसिप्रोकल पे। देखो रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है कोई चीज एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं जब, या एक दूसरे से कोई चीज जब रिलेट होती है तो रेसिप्रोकल का यूज करते हैं। बड़ा ही सिंपल है, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं दोस्तों ईच अदर और एक को बोलते हैं दोस्तों वन अनदर। वन अनदर, ईच अदर 2 के लिए यूज करते हैं और वन अनदर 2 से ज्यादा के लिए यूज करते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो अगर मैं बात करूं उसके आगे कुछ क्वेश्चंस की, देखो जरा, बोथ द टीम्स फॉट हार्ड अगेंस्ट, बोथ द टीम्स यानी कि कितनी टीम्स हैं? 2, और मैंने क्या बोला था, 2 के लिए ईच अदर यूज होता है, वन अदर हटाओ, ईच अदर लगाओ। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। द टीम्स, अच्छा टीम्स बोल दी है, टीम्स मतलब कई सारी टीम्स होंगी। अगर 2 टीम्स होती तो हम बोल देते बोथ द टीम्स, पर टीम्स लिखा है केवल, यानी 2 से ज्यादा है। द टीम्स फॉट हार्ड अगेंस्ट वन अदर, सेंटेंस सही लिखा हुआ है। तो बोथ द टीम्स लिखा होगा तो ईच अदर आएगा, क्योंकि ईच अदर 2 के लिए आता है, पर अगर द टीम्स लिखेंगे तो वन अदर आएगा। राम एंड श्याम लुक्ड एट ईच अदर, राम एंड श्याम ने दोनों को एक दूसरे में देखा, सेंटेंस सही लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, पर एक बात बताओ, क्या दोनों ने एक दूसरे को देखा? यानी राम ने श्याम को देखा और श्याम ने राम को देखा? नहीं, दोनों ने अपनी छवि सामने देखी, यानी दिखने वाले और देखने वाले एक ही हैं। तो यहां पे ईच अदर हटाओ और रिफ्लेक्सिव यूज करो, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, राम एंड श्याम लुक्ड एट देमसेल्फ, हो गया, ठीक है। ऑल द एम्प्लॉयज इंट्रोड्यूस वन अनदर टू द चेयरमैन, सभी एम्प्लॉयज ने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस किया चेयरमैन के सामने। अच्छा, एम्प्लॉयज होंगे बहुत सारे, एक से ज्यादा के लिए हम लोग वन अनदर का यूज करते हैं। अच्छा, सबने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस किया होगा, इंट्रोड्यूस करने वाला और इंट्रोड्यूस होने वाला एक ही है क्या? इंट्रोड्यूस, जैसे अगर मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं तो इंट्रोड्यूस मैं आपको कर रहा हूं और इंट्रोड्यूस हो रहा हूं, वो एक ही है क्या? नहीं ना, तो वन अनदर यूज करो, ठीक है। चलो, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे आपके इसके भी। तो ये हमारा रेसिप्रोकल भी हो गया, 4 हो गए। अब बढ़ते हैं आगे डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव के बारे में क्या जानते हैं? देखिए, ये देखिए, ये होते हैं दोस्तों आपके डेमोन्स्ट्रेटिव।
कौन कौन से होते हैं? दिस होता है, दैट होता है, दीज होता है, दोज होता है, सच होता है, सच ए और एन होता है। इससे पहले मैं आपको पढ़ाऊं इन सब के बारे में, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, ये सब के सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। प्रोनाउन से मेरा मतलब है वो सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बन जाए या तो ऑब्जेक्ट बन जाए। ठीक है, तो या तो ये आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट बनते हुए दिखेंगे या तो ऑब्जेक्ट बनते हुए दिखेंगे, एक बात। दूसरी बात, या तो ये सिंगुलर होंगे या तो ये प्लूरल होंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोनाउंस अगर हैं तो उनसे सिंगुलर प्लूरल तो होंगे ही होंगे। तो देखो, दिस की अगर बात करूं ना तो दिस हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है। दैट की अगर बात करूं ना तो दैट जो होता है वो भी सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है। दीज और दोज जो होते हैं ना वो प्लूरल की तरह ट्रीट होते हैं। सच जो होता है वो प्लूरल की तरह ट्रीट होता है, और सच ए और एन जो होते हैं ना वो सिंगुलर की तरह ट्रीट होते हैं, क्योंकि ए और एन आर्टिकल लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, दिस जो होता है वो इंडेफिनिट सेंस बतलाता है। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, अनिश्चित मतलब जिसके बारे में कोई चीजें नोन नहीं है, अननोन है, या फर्स्ट टाइम कोई चीज इंट्रोड्यूस होती है ना तो दिस का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला दिस इज अ बोतल, दिस इज अ बोतल। अब इस बोतल के बारे में कहीं तो बात हुई नहीं है तो फिर दिस यूज करूंगा। और ये जो दैट होता है ना दोस्तों, ये डेफिनेट होता है। डेफिनेट से मेरा मतलब है कोई चीज नोन है। मालूम करो अगर मैंने पहले इस बोतल की बात कर ली होती कि मैंने एक बोतल ली मार्केट से और वो बोतल टूट गई, वो बोतल यानी अब तो बोतल के बारे में बात हो गई, तो जब बात हो गई तो दैट बोतल यूज करूंगा। ठीक है, यही अंतर सेम दीज और दोज में होता है। ये इनडेफिनेट होता है और दोज हमारा डेफिनेट होता है। बस याद रहे, ये डेफिनेट दोज यानी दोज डेफिनेट होता है प्लूरल सेंस में और दैट डेफिनेट होता है सिंगुलर सेंस में। इनके बारे में मैं सिंपल यही एक फंक्शन था। अब मैंने बोल दिया यहां पर कैटल। कैटल के बारे में अगर आपको पता हो, कैटल जो होते हैं वो बेसिकली जानवर होते हैं और बहुवचन की तरह यूज होते हैं। तो जब बहुवचन की तरह यूज होते हैं और इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, अभी तो रिपीट हो नहीं रहे, नोन है नहीं अननोन है, तो सिंगुलर यूज करूंगा या प्लूरल, दिस यूज करूंगा या दीज, दीज। इज या आर, आर, तो बोलूंगा दीज आर माई कैटल। कैटल मतलब जानवर। अच्छा, यहां न्यूज यूज हो रहा है, न्यूज है सिंगुलर, सिंगुलर है तो दिस यूज करो, दिस इज फॉल्स न्यूज, हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंस है दिस दैट दीज दोज में। अब इन पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला ब्लैंक जेंट्री और ब्लैंक फार्मर, ब्लैंक पीजेंट्री। तो पहले आपको मैं बता दूं, जेंट्री का मतलब होता है दोस्तों जेंटल पीपल, सभ्य लोग। फार्मर का मतलब तो आपको पता होगा, एक सिंगल, एक किसान। और पीजेंट्री मतलब होता है किसान लोग, किसान लोग। अब मैं आपसे पूछूं उसमें सच और सच ए और एन में से कोई एक यूज करो। जेंट्री है प्लूरल, पीपल है ना, लोग हैं, तो सच यूज करो। फार्मर एक ही है, सिंगुलर है, सच आ यूज करो। पेजेंट्री किसान लोग हैं, सच यूज करो। तो प्लूरल के साथ प्लूरल आने दो और सिंगुलर के साथ सिंगुलर आने दो। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अच्छा मैंने एक बात बोली कि मालूम करो, अगर मैंने बात बोला कि 500 और 1000 के नोट बैन हो गए, है ना, 500 और 1000 के नोट बैन हो गए थे और वो निर्णय अच्छा निकला, ब्लैंक डिसीजन, क्या यूज करूंगा इसके लिए, दिस डिसीजन या दैट डिसीजन? दैट डिसीजन, क्योंकि उस डिसीजन की बात हो गई है तो दैट डिसीजन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पर। अगर मालूम करो कोई टाइम, कोई ईयर, कोई डे, कोई टेम्परेचर, कोई वेदर, कोई टाइटल, अगर इंट्रोड्यूस करना हो ना तो इनके लिए दिस का यूज नहीं करते, इट का यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। अगर मालूम करो मैंने एक से बोला कि अभी रात के 8 बजे हैं, ब्लैंक इज 8 PM, क्या यूज होगा, इट इज 8 PM या दिस इज 8 PM? टाइम है तो इट का यूज करेंगे। अगर मालूम करो अभी मई का महीना चल रहा है तो क्या बोलूंगा, इट इज मई।
ठीक है। अगर मालूम करो आज रविवार है तो बोलूंगा इट इज संडे टुडे, ठीक है। अगर मालूम टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस तो इट इज 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, संडे डे हो गया, मे मंथ हो गया, 8 PM टाइम हो गया। तो जब भी टाइम, ईयर, डे, टेम्परेचर, वेदर, टिल, टाइटल इसका यूज करो तो इट का यूज करें। सब इट का यूज होगा, दिस का यूज नहीं होगा। हम नहीं बोल सकते दिस इज 8 PM, हम नहीं बोल सकते दिस इज मे, हम नहीं बोल सकते दिस इज संडे। ठीक बात यहां तक। चलो तो हमारा अब ये जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव भी हो गया, 5 हो गए हमारे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव को थोड़ा सा यहां रोकूंगा और इंडेफिनिट लूंगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव, रिलेटिव, इंटरोगेटिव ये एक साथ होंगे पार्ट 2 में। अब आ जाएगा इंडेफिनिट में। अच्छा, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट का मतलब पहले जरा यहां से समझ लो। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, ठीक है। अगर मैंने बोला कि क्लास में से 5 बच्चों को बुला के लाओ, तो 5 जब मैंने बोला 5 तो वो डेफिनेट हो गया या इनडेफिनेट हो गया? आप क्लास में से बच्चों को बुला के लाओगे तो वो 4 लाओगे, 6 लाओगे या 5 ही लाओगे? 5 लाओगे ना, यानी 5 जो हो गया ना वो डेफिनेट मतलब बतला रहा है, ठीक है। 5 मतलब 5, 4 नहीं, 6 नहीं, डेफिनेट 5। अच्छा, मैंने अगर आपको बोला कि क्लास में से कुछ बच्चों को बुला के लाओ, कुछ, अब कुछ मतलब कितने? 3, 5, 7, 9, 8, 6, कितने सर? तो सम जो हो गया ना उसको इंडेफिनिट बोलते हैं। ऐसे ही ना के बराबर लाओ, फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, अ फ्यू, ठीक है। अगर मैंने बोला कि राम मिलने आया तुम्हें, राम मिलने आया है, तो राम क्या हो गया? आपका डेफिनेट हो गया। पर अगर मैंने आपसे बोलूं कोई मिलने आया है, somebody, कोई तुमसे मिलने आया है, अब ये पता नहीं ना somebody में कौन है, मेल है, फीमेल है। अगर मेल है तो उसका नाम क्या है, फीमेल है तो उसका नाम क्या है। तो somebody जो है वो इंडेफिनेट में हो गया। मैं तुम्हारे लिए फोन लाया हूं, मोबाइल लाया हूं, डेफिनेट हो गया। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, समथिंग, इंडेफिनेट हो गया, ठीक है ना। तो ये जो है हमारे सब के सब वो होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। तो ये आपके सामने जो डिस्कस किए गए हैं, सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको कहा जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। क्योंकि प्रोनाउन मैंने पहले ही बोल दिया, यानी ये सारे के सारे शब्द जो है वो सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बन सकते हैं या तो ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। मैनी प्लूरल को सपोर्ट करता है, सेवरल प्लूरल को सपोर्ट करता है, ऑल सिंगुलर और प्लूरल दोनों को सपोर्ट करता है। बोलते हैं ना, जैसे अगर मान लो एक हॉस्पिटल में सभी लोग स्वस्थ हो गए हैं, सभी लोग स्वस्थ हो गए हैं, बढ़िया हो गए, तो क्या बोलूंगा? ऑल इज वेल या ऑल आर वेल? ऑल आर वेल। क्यों ऑल आर वेल? क्योंकि ये जो ऑल है वो पेशेंट्स हैं, समझो जरा, ये ऑल पेशेंट्स है, लोग हैं। पर अगर मैंने बोला मेरी लाइफ में सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ, सब लोग नहीं, सब चीजें अच्छी हैं, सब, हर एक चीज, मेरी लाइफ पूरी अच्छी है, ऑल इज वेल, ठीक है। तो ऑल इज, ऑल आर दोनों सही है, तो इसलिए मैंने ऑल को सिंगुलर प्लूरल लिखा है। एनी भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। एनी में एक पर्सन भी आए, कई सारे लोग भी है। सम हमेशा प्लूरल ही होगा। सम मतलब कुछ, कुछ मतलब एक से ज्यादा ना। मोस्ट सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। देखो यहां, समझो यहां से, मालूम करो मैंने क्लास में 50 बच्चों में से कुछ बच्चों को बुलाया, तो क्या बोलूंगा? कुछ आ रहे हैं। सम इज कमिंग या सम आर कमिंग? सम आर कमिंग। अच्छा, अगर मालूम करो मुझे पानी में से कुछ पानी चाहिए, कुछ पानी की आवश्यकता है। पानी क्या है? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है। सम इज रिक्वायर्ड बोलो। तो ये सिंगुलर प्लूरल का फंडा चलता रहता है, ध्यान रखना। नन सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, मोर सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। समझो जरा यहां पे, मैंने बोला मोर वाटर, मैंने बोला मोर स्टूडेंट्स। बताओ कौन सा मोर सिंगुलर है, कौन सा मोर प्लूरल है? ये मोर सिंगुलर है और ये जो मोर है वो प्लूरल है। इट इज एज सिंपल एज दैट। अदर, अदर हमेशा प्लूरल की तरह ही माना जाएगा। इसमें से क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे।
अब बोथ मतलब दो लोग यानी प्लूरल। ये याद रखना, जितने भी बड़ी वाले प्रोनाउन हैं, जितने भी थिंग वाले प्रोनाउन हैं और जितने भी वन वाले प्रोनाउन हैं, मैं रिपीट कर दूं, बड़ी वाले जिसमें बड़ी लग जाता है एंड में सफिक्स के तौर पर, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी। जिसमें भी वन लग जाता है एंड में, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन। जिसमें भी थिंग लग जाता है एंड में, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग। ये सब के सब दोस्तों इंडेफिनिट प्रोनाउन कहे जाते हैं। और एक और बात बताऊं, ये सब के सब सिंगुलर की तरह यूज होते हैं, सिंगुलर की तरह। ठीक है, तो ये हमारा इंडेफिनिट भी हो गया। तो प्रोनाउन पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ाया। अगली क्लास में बात करूंगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन की। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। मिलता हूं मैं आपको अब प्रोनाउन पार्ट सेकंड में। नमस्कार।